फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अब कल हमने दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स देख लिया, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मल्टीपल चार्जेस जो होंगे बेटा, मतलब 3 4 5 6, मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस आ गए तो तब आपका कैसा फोर्स आपको देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं बेटा द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। और हम जब भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें आपको क्वेश्चंस जो है बेटा न्यूमेरिकल्स हमेशा बनते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, ठीक है, चाहे वो आपके बोर्ड्स में आए या ना आए, ठीक है। पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे आपको ऐसे करने चाहिए सो दैट कि आपको वेक्टर किस तरह से काम करता है, किस तरह से फोर्सेस के वेक्टर को आपको सम अप करना है, किस तरह से आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो इससे काफ़ी एक अच्छा आइडिया मिलता है, ठीक है आपको। तो इसलिए वर्क डन वगैरह बाद में फाइंड करने के लिए, या फिर आपको पोटेंशियल वगैरह फाइंड करने के लिए, या फील्ड फाइंड करने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली क्या कह रहा है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ना बेटा, ये भी ग्रेविटेशन से ही लिया गया है। ग्रेविटेशन से ही लिया गया है ना, ग्रेविटेशन में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको ग्रेविटेशन से लेके आते हो, तो ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको समझें, ठीक है, तो ग्रेविटेशन में था क्या, ठीक है। ग्रेविटेशन की बात को अगर आप समझते हो, तो ग्रेविटेशन में ये कहा गया है कि अगर दो बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बॉडी है, यहाँ पे एक और बॉडी है, और एक बॉडी बीच में कहीं पे लाई कर रही है, ठीक है। मैंने कहा कि ये मास m है, ठीक है, इसकी मास बेटा क्या है बेटा, इसकी मास m है, इसका m1, इसका m2, इसका m3 और इसका m4, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसकी मास m1 थी, और इससे इसका डिस्टेंस बेटा r1 का था, इससे इसका डिस्टेंस बेटा r2 का था, इससे इसका डिस्टेंस बेटा r3 सॉरी r2 का था, और इससे इसका डिस्टेंस बेटा r4 का था, ठीक है। मतलब सबसे इसका जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस अपना अपना जो भी है, ठीक है। अब हमने कहा कि ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर आप इसका फोर्स फाइंड करते हो तो कैसे निकलता है, तब क्लियरली जानते हो कि यहाँ पे जो भी फोर्स निकल के आएगा बेटा वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकलेगा। मतलब कि इसका जो फोर्स लगेगा, मतलब कि वन ने जो m पे लगाया तो हमने कहा सर इसको F1 बोल दिया, हमने इसको कहा सर इसको F2 बोल दिया, हमने इसको F3 बोल दिया, और हमने इसको क्या बोल दिया बेटा F4 बोल दिया। मतलब हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, 4 फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो टोटल फोर्स क्या हुआ था, आपने कहा सर टोटल फोर्स F टोटल जो आएगा बेटा हमारा, वो आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो बेसिकली ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है। बट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का जो मेन मुद्दा है वो ये नहीं है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है, इसको ये इफेक्ट नहीं कर सकता, या ये इफेक्ट नहीं कर सकता, या ये इफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि सबका अपना जो भी फोर्स लगा है वो सेपरेट होगा, ठीक है, सबका सेपरेट है, ठीक है, सबके अपने अपने हद में है, ठीक है। कि किसी बॉडी, इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये इन दोनों की बीच की बात है, इस F3 से इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूं, मतलब कि ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इन दोनों के बीच की बात है, ये इन दोनों के बीच की बात है, ये इन दोनों के बीच की बात है। तो यहां पे बेसिकली कंडीशन जो हो रहा है बेटा, ये F1 F2 F3 F4 जो होंगे बेटा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो प्रिंसिपल जो है आपका जो सुपर पोजिशन का बेसिकली यही कह रहा है, और यही एग्जैक्ट चीज आप जब चार्जेस पे अप्लाई करोगे, मैंने Q1 चार्ज ले लिया, मैंने Q2 चार्ज ले लिया, मैंने Q3 चार्ज ले लिया, ऐसा करते करते मैंने Q4 Qn चार्ज ले लिया, जो कि एक Q चार्ज पे अपना फोर्स लगा रहे हैं सब मिलके, ठीक है। सब ने अपने अपना फोर्स लगाया। तो याद रखिएगा बेटा कि Q1 ने अगर F1 फोर्स लगाया है R1 डिस्टेंस से, Q2 ने अगर F2 फोर्स लगाया है R2 डिस्टेंस से, Q3 ने अगर आपका F3 फोर्स लगाया है R3 डिस्टेंस से, Q4 ने अगर आपका F4 फोर्स लगाया है R4 डिस्टेंस से, और Qn ने अगर आपका Fn फोर्स लगाया है Rn डिस्टेंस से। तो आपको ये बात समझना होगा कि ये सब जो आपका F टोटल निकल के आएगा बेटा, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा बेटा F1 प्लस F2 प्लस कहां तक से बेटा, Fn तक, है ना। ये आपका सिंपली सब हो जाएगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कह रहा है। और ये सब क्या होंगे बेटा, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपका हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। ये F1 F2 से इंडिपेंडेंट है, मतलब F1 सारे फोर्सेस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सर इसको मतलब इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, F टोटल इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा बेटा सॉरी F नहीं, समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ Fi, सीधा आप लिख सकते हो। कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, आई आपकी 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है बेटा, n तक जा रही है। तो आपका ये जो है बेटा आपका कंडीशन बनता है F टोटल का, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, बेसिकली वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। अब वैल्यूज अगर आपने पुट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अगर आप वैल्यूज पुट कर रहे हो बेटा, तो उसको चलिए बेटा क्यों है ना बेकार में, एक काम करते हैं, इधर ही थोड़ा इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। इधर से ही थोड़ा सा ना
साइड करके रख देते हैं। अब देखिए बेटा, अब मैं ये जो कह रहा हूँ बेटा, अब मैंने कहा कि चलो ठीक है सर, मेरी एक फॉर्म तो ये मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, मैंने कहा कि सर मुझे पता है कि F1 जो होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, के Q1/R1 का स्क्वायर, सही बात है ना। उसी तरह से सर मेरा F2 क्या होगा, के Q2/R2 का स्क्वायर। और इसी तरह से आपका Fn क्या होगा बेटा, Fn होगा बेटा के QN/Rn का स्क्वायर। अब कल मैंने ये लॉ आपको बताया हुआ है, कुलम्स लॉ, ठीक है, कुलम्स लॉ का कंडीशन लगाया मैंने, ठीक है, ये फोर्स है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे F टोटल निकालूं बेटा, तो F टोटल कंडीशन में कैसे दिखाई देगा तुमको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर के Q1/R1 स्क्वायर प्लस के Q2/R2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक से बेटा, के QN/Rn का स्क्वायर। कॉमन जो है निकाल दो बेटा, तो कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, के क्यू कॉमन मिल रहा है, अंदर में बचा क्या बेटा, Q1 से R1 का स्क्वायर प्लस Q2 से R2 का स्क्वायर, कहाँ तक बेटा आपका, QN से RN का स्क्वायर तक। सही बात है ना, मतलब ये मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, है कि नहीं। अब मैंने कहा सर तो सर मेरी F टोटल कितनी होगी, सर मैंने कहा सर F टोटल मेरी कंडीशन जो आएगी वो आएगी, के क्यू बाहर रहेगा, समेशन लगा दिया मैंने बेटा, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा बेटा, n तक जाएगा, तो कंडीशन क्या आएगी बेटा, QN/RN का स्क्वायर। तो ये जो है बेटा आपका यहाँ पे F टोटल, ओ सॉरी QN नहीं, ये I होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका I बनेगा बेटा, QI से बेटा कहाँ तक बेटा, QI से RI तक, ठीक है, वेरी गुड, QI से बेटा RI तक। और ये वैल्यू यहाँ आप पुट करते जाओगे, ठीक है, 1 डाल दिया, फिर अगला 2 आएगा, फिर ये कब तक आता रहेगा बेटा, ये n तक चलता रहेगा। बेसिकली हमने ये चीज़ पढ़ के आए हैं बेटा क्लास 10 में 9 में देखा ही हुआ आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप समेशन वगैरह करते हो, तो ये बेसिकली आपका ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कर रहा है, ठीक है, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली कहता है। तो अब एक बार प्रिंसिपल देख लेते क्या बोल रहे हैं। The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted। यहाँ पे देखना बेटा वेक्टर सम बोला गया, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर सम तो लिया नहीं है, मैं तो डायरेक्टली ऐड ही कर रहा था, सिंपली जैसे होल नंबर वगैरह ऐड करते हैं, मैं वैसे मैग्नीट्यूड ऐड करके दिखा रहा था बेटा। बट चिंता मत करिए, हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा तो वहाँ पे आप बेसिकली वेक्टर सम ही पाओगे, ठीक है। और वैसे भी इन्होंने भी कोई यहाँ पे कोई वेक्टर सम किया नहीं है बेटा, सिंपली क्या लिखा है, ये वेक्टर के फॉर्म में बस ऊपर में एरो लगा के लिख दिया है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या करें देखिए बेटा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted on it due to all the other charges। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, the force between two charges is not affected by the other charges, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इसको इंक्लूड करना जरूरी है, अगर आप ये इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि जो भी आपका फोर्स होगा बेटा दो चार्जेस के बीच में, वो आपका तीसरे चार्ज से इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मेन जो आपका जो मोटो होता है वो यही होता है, ठीक है। तो कभी भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है तो यहाँ पे इस चीज को इंक्लूड करना मत भूलना। तो यहाँ पे देखिए जो हमने किया एग्जैक्टली इन्होंने यही किया है, यहाँ पे ये सब इसको समेशन वगैरह करके फाइनली जो आपका आंसर निकाल के दिखाते हैं बेटा वही आता है, समेशन ऑफ QI/RI स्क्वायर। हमने जो है बेटा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाला है, इन्होंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में निकाल के दिखाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर कैप ही लगाया इन्होंने, ठीक है। तो इससे कुछ मतलब इतना इफेक्ट कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये जो कंडीशन है बेटा इसको अब लगा के देखेंगे बेटा, सवाल करेंगे। देखिए बेटा सवाल हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो सवाल कैसा आता है देखिए बेटा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, एन नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है। बेसिकली कितने बेटा 4 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, आपने एक्स एक्सिस पे इसको प्लेस किया है 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे एंड सो ऑन, आप मतलब कि इसको प्लेस करते हुए जा रहे हो, ठीक है। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस एट द ओरिजिन। हमने 1 कूलम के चार्ज को ओरिजिन पे रख दिया, वो हमारा क्यू है, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके इनफाइनाइट चार्ज है बेटा वो हमारे बेसिकली क्यू मतलब कि 4 माइक्रोकूलम भी है, सबको हमने एक एक करके रखना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपका जो 1 कूलम का चार्ज जो ओरिजिन पर रखा गया है बेटा, तो उसके ऊपर कितना टोटल फोर्स लगेगा, हमको वो फाइंड करना है। तो हमने कहा सर जिसके ऊपर आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है बेटा, जिसके ऊपर आपका फोर्स लग रहा है आप देख सकते हो बेटा वो कितने का है बेटा, वो ठीक है, वो कितने का है बेटा, वो आपका 1 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। और जो फोर्स लगा रहा है बेटा वो कितने का है बेटा, वो है आपका 4 × 10⁻⁶ कूलम, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोकूलम बोला गया तो यही होगा, ठीक है। अब आपने इसको बेसिकली आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब लगाते हो बेटा तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, तो आप करेंगे क्या बेटा, सिर्फ यहाँ पर जो चेंज है बेटा वो तो आर का है, तो आपने R1 R2 R3 करके डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे कितनी वैल्यूज बेसिकली दी गई बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यू एंड सो ऑन बोल दिया गया है, ठीक है। आगे चलता रहेगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है।
तो यहां पर आपने F इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। अब हमने क्यू नॉट को बाहर निकाला, चलो ये समझ में आता है, बट हमारा जो क्यू है बेटा वो भी बाहर क्यों है, क्योंकि सारे चार्जेस सेम थे। हमारा Q1 Q2 का फैक्टरी खत्म हो गया, कॉमन निकाल दिया हमने। तो बेसिकली हमने सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दिया। अब हमें पता है कि ये 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, ये चलता रहेगा आगे, ठीक है। ये सो ऑन जा रहा है। अब ये क्या बन गया बेटा, सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब 11 क्लास में ओके, जीरो चैप्टर आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आंसर कैसे निकालते हैं, इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सोल्यूशन कैसे निकलता है, चलिए उसका यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन जो बन के आता है बेटा वो ये है, देखिए एक मिनट। तो सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब भी निकालना होता है बेटा ये होता है कंडीशन, देखिए बेटा ये a/1 - r, ये हमारा क्या होता है बेटा, सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और वैसे सवाल भी ये IIT 95 का ही है ना, तो आप समझ रहे होंगे कि ये IIT का सवाल है। तो a/1 - r है, तो आपके पास a की वैल्यू क्या थी बेटा, 1 थी, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होगा ना। और r क्या था बेटा, r आपका कॉमन रेशियो होता है ना, कॉमन रेशियो जो चलता रहता है, तो आपकी कॉमन रेशियो 1/4 आई। अब ये कैसे निकलता है आप लोग जानते हो, मैथ्स अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो आप क्या करते हो बेटा, a2/a1 कर देते हो, है ना, a2/a1 कर देगा तो कॉमन रेशियो आपका निकल के आएगा। तो कॉमन रेशियो जो निकल के आ रहा है बेटा वो आपका आ रहा है बेटा 1/4 आ रहा है, ठीक है। आपने सॉल्व किया तो ये 4/3 आया। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा है बेटा वो सिर्फ इतना ही है, क्या है बेटा, वो 4/3 ही है, ठीक है। तो आपने सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है बेटा, 4.8 × 10⁴ न्यूटन आपका निकल के आएगा। तो ये होगा बेटा आपका सवाल। इस सवाल को मैं आपके आपके वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप घर में जाके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं आंसर नहीं डाल रहा हूँ, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आप घर में जाके ट्राई करिएगा। अगर बन जाता है आपसे बहुत बढ़िया, भूल गए तो मैंने बुक किताब आपके ग्रुप में डाल ही दिया है, तो किताब खोल के आप देख सकते हो, ठीक है। कोई भी पेज, और सॉरी किसी भी पेज का आपको प्रिंट निकालना है ना, तो अगर ज़्यादा नहीं मतलब है ना, पेजेस का प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। प्रिंटर भी यहीं पे अवेलेबल है, कोई भी पेज अगर आपको प्रिंट चाहिए होगा, मतलब पेजेस का प्रिंट निकालने का मतलब ऐसे नहीं कि फिर आप पूरा बुक ही प्रिंट करने के लिए बोल, मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। पेजेस का प्रिंट करने का मतलब है कि आपको कोई सवाल है ना करना था, कुछ मतलब फ़ोन देखने में दिक्कत है कुछ, तो आप 10 पेजों तक है ना प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप निकाल के लेके जाइएगा यहाँ से, हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये सवाल है बेटा, घर में जाकर जरूर सॉल्व करिएगा, ये आपका होम टास्क हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बेटा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा अगला सवाल करते हैं, ठीक है। ये सवाल तो आपने कर दिया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये NCERT का है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा, एकदम ध्यान से देखना बेटा। इसमें हमारा ना ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्रायंगल के केसेस में कभी भी अगर आप यहाँ पर फोर्स निकालते हो तो वो किस तरह से आपका जीरो आता है या किस तरह से इसकी वैल्यू को आप डिफाइन करते हो, तो थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है बेटा। कंप्लीटली आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर जो आपका 3 है उसका कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। जो आपने वेक्टर लॉज वगैरह आपके फिजिक्स में आप अभी पढ़ के आए हो 11 क्लास में, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, तो कंडीशन क्या है बेटा, consider 3 charges Q1, Q2 and Q3, ठीक है। each equal to the Q at the vertices of an equilateral triangle of side L, ठीक है। हमने क्या बोल दिया बेटा, साइड ये L है, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू L है। तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा कि यहाँ पे कंडीशन किस तरह से आपको मिल गई है कि यहाँ पे ईच एंड एवरी साइड की जो आपको वैल्यू है बेटा वो कितनी मिल रही है बेटा, ये L मिली है, तो ये भी आपकी L है, ये भी आपकी L है, ठीक है। तो L L L, ठीक है। देखिए बेटा, अब बोलेगा व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, ये Q चार्ज जो है बेटा उस पर कितना फोर्स है जो आपके इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। इसे कहाँ रखा बेटा, सेंटर पे रख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं बता दूं बेटा कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर ये इसके सेंटर पे रखा है तो Q1 से इसका डिस्टेंस अगर मान लीजिए R है तो Q2 से इसका डिस्टेंस भी सेम ही होगा और Q3 से इसका डिस्टेंस भी सेम, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, है कि नहीं, तो सेम ही होना चाहिए। तो सबसे डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है। अब हमने यहां पर जो चार्ज रखा है बेटा वो Q1 है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों चार्ज बेटा Q के ही बराबर है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और क्लियरली क्वेश्चन से डिफाइन हो रहा है बेटा ये प्लस Q है, क्या है बेटा, प्लस Q। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि इसके ऊपर तीनों के तरफ से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, रिपल्सिव फोर्स। अब इसको ना सिर्फ आप ना वेक्टर सम करके देख लो बेटा, आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए बेटा, अगर आप पहले इस चार्ज का Q1 चार्ज का Q के ऊपर अगर आप फोर्स निकालते हो बेटा, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि Q के ऊपर जो आपका Q1 का फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड लग रहा है,
F1 लगाया कि नहीं लगाया? Q3 का फोर्स आपका इस साइड लगा हुआ है, ये आपका F3 है, ठीक है। और आपका जो Q2 है बेटा, Q2 कहां लगा है बेटा? Q2 आपका इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये आपका F2 है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको याद होगा क्लास 11 में कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों आपके वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा ना, ये Fr होगा। बट Fr को कैंसिल करने के लिए कौन बैठा हुआ है? F1। तो इसका मतलब इसकी टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। लगाइए, देखिए क्या दिखता है आपको। अगर आप दिमाग लगाओ, मेरा F1 F2 और F3 ऐसा था, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में करते क्या है बेटा? बेसिकली मान लीजिए ये आपकी F2 है, ठीक है बेटा, ये F2 है। F2 के साथ इसका पूंछ जोड़ दिया, इसके सर के साथ। ऐसा ना करते बेटा, अगर आपने यहाँ पे F2 रखा है बेटा, तो इसको उठा के इसकी पूंछ जो है इसके सर पे जोड़ दिया, तो ये आपका F3 हो गया। सही बात है। और एग्जैक्टली इसके पूंछ को उठा के जब आप इथे डालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्टेंट तो यहां से इधर ना बनता है। रिजल्टेंट तो मतलब कि इसका इधर बना हुआ है, बट देखो F1 एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इससे भी यह समझ में आता है कि ये जो है बेटा आपका एक साइक्लिक वेक्टर बन जाता है, जो कि कंप्लीटली एक ही लूप में घूम रहा है। तो इसका मतलब ये फिर भी इसका एफ की कंडीशन को क्या बनाएगा? जीरो ही बनाएगा। तो कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व हो गया कि सर ये तो जीरो आना चाहिए। अब हमने जब इसको सॉल्व किया बेटा, तो नीचे आप देखिए बेटा कि इसका आंसर जीरो ही आया होगा। तो आप देख सकते हो बेटा, फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने इसको प्लस किया तो ये F1 F2 F3 सब ऐसे कुछ आया था, जिसमें कि आप जानते हो Q1 Q2 Q3 आपका Q के बराबर था। बट अगर आप देखें बेटा, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर को अगर आप कंडीशन पे लाते हो, तो यूनिट वेक्टर के हिसाब से आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे इन तीनों यूनिट वेक्टर को आप जब जोड़ते हो तो ये जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरो, क्योंकि डायरेक्शनल एस्पेक्ट के हिसाब से ये जीरो बन रहा है। इसीलिए कंप्लीट जो फोर्स है बेटा वो क्या बन जाएगा? आपका जीरो बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखिए, एज शोन इन फिगर द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप AO कैप BO कैप एंड CO कैप इज 120 डिग्री। सो दे फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर। क्योंकि 120 अगर आप पूरा का पूरा मिलाओ तो ये 360 बन जाता है। तो ये साइक्लिक वेक्टर नहीं बन गया। और साइक्लिक वेक्टर का सम हमेशा कितना होता है बेटा? जीरो होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि आपका जो फोर्स निकल के आएगा वो क्या आएगा? जीरो। मैटर हो जाता है ना बेटा, फिर क्या करें, देखो समझ रहे हो? तो ये जो सवाल है बेटा, इसमें आप देख सकते हो, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस सवाल को सॉल्व करें, ठीक है, अभी करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो फटाफट से बेटा सवाल लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ पर ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर, है ना, फटाफट से लिख लीजिए इसको। इसको कर लीजिए बेटा, उसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। कौन है? भगा उसको, भगा, नहीं नहीं नहीं, भगा जाके बाहर, वो भगा 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 उसको दूर, थोड़ा दूर भगा क्या, ठीक है बेटा। क्या हो गया बेटा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था क्या? इसको क्या बेचारा, बन गया।
खेलने गया, पढ़ाई से ज़्यादा उसको खेल प्यारी हो गई। ठीक है, लिख लिया क्या? ये आपका तीनों का सम आएगा, पर डायरेक्शन के कारण ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शनल एस्पेक्ट के कारण ये ज़ीरो हो जाता है, ये आप समझेंगे बेटा। ठीक है, साइक्लिक वेक्टर का सम हमेशा ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि उसका कोई रिजल्टेंट नहीं बन सकता ना, रिजल्टेंट आपका हमेशा कैंसिल हो जाता है उसमें। हो गया क्या? सब लिख लिया? चलिए, तो अगला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया। चलिए, ये वाला डायग्राम बना लीजिए फटाफट से, और इसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। वैसे वैसे छोटा डायग्राम मत बनाओ, एक क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको, सीधा बताते हुए क्या हो रहा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज में आपका क्या फोर्स है। ठीक है, हमें वो निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए, फोर्स ऑन ईच चार्ज हम लोग फाइंड करेंगे। तो कंसिडर द चार्जेस q एंड माइनस q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और आपने रखा क्या है बेटा? q और माइनस q। ठीक है, आप कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर q रख दिया, यहाँ पर माइनस q रख दिया, और यहाँ पे आपने q रख दिया है ना, q और माइनस q ऐसे रख दिया, कैसे भी रैंडमली कहीं भी रख दो। ठीक है, बट इतना बात याद रखना कि ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे गए हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि इसका हर एक साइड का जो वैल्यू है, मान लीजिए वो आपका a है, तो मतलब कि ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं आप, तो इस q पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये और ये, सिंपल है ना। इसके ऊपर कौन लगाएगा? ये दोनों। और इसके ऊपर कौन लगाएगा? ये दोनों। सिंपल सी बात है। अब बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फोर्स, मतलब कि रिपल्सिव लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा। अब ये भी तो कॉमन सेंस ही है कि नहीं? अब मुझे बताइए, यहां पर ये आपका क्यू बैठा हुआ है, ठीक है, अब इस क्यू के ऊपर ये कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव लगाएगा ना। तो मतलब कि इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है वो रिपेल करने वाला लगाया ना, है कि नहीं? और इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या लगाया बेटा? अट्रैक्टिव लगाया है। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? इसके बीच में, यहाँ निकलेगा ना इसका, है कि नहीं? तो चलिए मान लेते हैं कि इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो लगाया बेटा आपका F1 लगाया, और इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया उसने वो F2 लगाया। ठीक है, मतलब मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बस इतना काम करूँगा कि इसके ऊपर जो मेरा रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब जो मेरा F निकलेगा वो मेरा क्या होगा? तो मेरा F क्या होगा बेटा? तो वो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट निकलता कैसे है बेटा? दोनों का सम करके निकालते हैं ना रिजल्टेंट बेटा, है कि नहीं? दोनों का सम करके रिजल्टेंट निकालते हैं। तो हमें करना क्या बेटा? F इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? F1 प्लस F2 करके आप निकालोगे, F1 प्लस F2 करके निकलेगा आपका। कंडीशन तो यही होने वाला है, सही बात है नहीं? अब मुझे यहाँ पर एक बात बताइए कि अगर ये मेरी कंडीशन बन के आने वाली है, ठीक है, तो मुझे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि मेरे ये जो दो आपका ये जो दो हमारे वेक्टर्स है बेटा, इनके बीच में एंगल कितना है? नहीं, मुझे तो रिजल्टेंट भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री बैठा है बेटा? तो ये एंगल कितना होगा?
120 ना, क्योंकि ये 180 है। तो मतलब कि दो वेक्टर के बीच में कितना डिग्री है बेटा? 120। मतलब कि मेरा थीटा कितना है बेटा? 120 डिग्री है। चलो वो भी मुझे मिल गया, ठीक है। तो मतलब जब मैं f निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा बेटा? अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस 120। मैं यही करूंगा ना, ऐसे मेरा फोर्स निकल जाएगा। सही बात है, लेकिन मैं तो यही ना करने वाला हूं, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा? देखिए बेटा, तो f क्या आएगा बेटा? आपका f आएगा बेटा अंडर रूट f1 कितना था, तो f1 हम निकालेंगे, जो है कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा आएगा, जो उसको कॉमन जो निकलेगा निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया? तो इसका फोर्स निकालने के लिए मैंने ये कंडीशन लगाया, कंप्लीट 11 का बेस है कि नहीं? तो चलो बेटा लगाते बेटा f1 क्या है। तो आपने बेटा यहाँ पे f1 निकाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा? f1 निकाल रहे हो। तो सोल्यूशन बेटा किया आपने, तो आप पहले f1 फाइंड करो, ठीक है। मैं सिर्फ इस चार्ज के लिए कर रहा हूँ अभी, ठीक है बेटा, इस चार्ज के लिए। बाद में फिर इस चार्ज के लिए भी करूंगा, फिर इस चार्ज के लिए भी करूंगा, ठीक है। एक एक करके करते हैं ना। तो बेटा इस चार्ज के लिए करते पहले। तो इस चार्ज बेटा f1 कितना होगा? तो आपने निकाला बेटा, सर वो तो हमारा हो जाएगा ये k क्यू बाई ए का स्क्वायर, यही ना होगा बेटा? k क्यू बाई ए का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बेटा? k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। थोड़ा ये क्यू है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। ये फिर आप ए और क्यू को एक साथ एक से समान के काट के के बना दोगे फिर उसका ना। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है मेरी, सॉरी है। अभी देखा f2 की बात करें बेटा, ठीक है। f2 कौन लगा रहा है बेटा? माइनस क्यू लगा रहा है, ठीक है। अलॉन्ग इट्स लाइन लगा रहा है, तो माइनस को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग इट्स लाइन लगा रहा है इसलिए, ठीक है। तो हमने निकाला तो क्या आएगा बेटा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही आएगा ना बेटा? देखो अंदर कुछ नहीं होने वाला, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि f1 और f2 जो है बेटा वो हमारा सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है बेटा? डायरेक्शन का अंतर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा बेटा? मेरा f1 ये आ गया, सर मेरा f2 ये आ गया, ठीक है। अब बच्चे सवाल करेंगे सर, तो सर इसका मतलब ये हो गया, तो ये तो कैंसिल कर रहा है ना एक दूसरे को सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हाँ कैंसिल कर देता, पर आप दिमाग लगाओ बेटा, ये जब एक दूसरे के ऑपोजिट होते तो कैंसिल कर देता ना, बट ऑपोजिट में नहीं है ना, है ना? ये ऑपोजिट में नहीं है, ये किसी एक एंगल में बैठे हुए हैं, इसलिए आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों 120 डिग्री में बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स इस तरफ को लगा है और एक फोर्स इस तरफ को लगा है, और ये दोनों फोर्स एक बॉडी को खींच रहे हैं, तो वो बॉडी का जो मूवमेंट है वो बीच से होगा ना, है कि नहीं? तो वही तो होता है कि आपने गुलेल खींची तो इधर से फोर्स लगी, इधर से फोर्स लगी, बट पत्थर तो बीच से जाती है ना। जब पक्षी अपना पंख फड़फड़ाता है नीचे की तरफ, तो फोर्स जमीन की तरफ वो ऐसे लगाता है ना, बट वो उड़ता कैसे? ऊपर की तरफ से उड़ता है ना, क्योंकि एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगता है, तो फिर वो ऊपर की तरफ उड़ के जाता है। तो ये कंडीशन आपकी लग जाती है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका f1 और f2 क्या है, ठीक है। चलो f1 f2 मिल गया आपको, ठीक है। f1 f2 को मिल जाने के बाद अब आप अपना f निकालोगे बेटा। तो f कैसे निकलेगा बेटा? देखिए बेटा, तो आपकी f जो आएगी बेटा वो अंडर रूट आपने कर दिया बेटा, इसका स्क्वायर कर देना है ना। ये आपकी f1 है, ये आपकी f2 है, आपने लगा दिया। तो ये क्या बनेगा बेटा? k स्क्वायर q की पावर 4 बाई a की पावर 4 प्लस k स्क्वायर q की पावर 4 बाई a की पावर, ये q है, ठीक है बेटा, a की पावर, सॉरी यार चूज भी हो जाए यार, a की पावर 4 प्लस बेटा 2 f1 f2। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आप जानते हो कि ये बनने वाला है बेटा 2 इंटू k q टू दी पावर 4 बाई a टू दी पावर 4 क्यू लिख रहा हूँ मैं, ये तो 2 स्क्वायर ही होगा ना। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की पावर q की पावर 4 ही बनेगी, a की पावर भी 4 ही बनेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा, हाँ k स्क्वायर ही बन जाएगा। और एक काम कर दो बेटा, इधर पे माइनस लगा दो, क्या लगा दो बेटा? यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे cos 120 डिग्री क्या होता है बताओ? cos 120 डिग्री आपको क्या होता है बेटा? -1 बेटा। तो ये प्लस हो गया बेटा 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन मिल गया, ठीक है। अब मुझे बताइए इन सब में कॉमन क्या है? तो आपने कहा सर इन सब में कॉमन है मेरा अंडर रूट k स्क्वायर q की पावर 4 बाई a की पावर 4। अंदर है बचा क्या? 1 + 1 + 1, तो आपका क्या है बेटा? 3 आया ना। तो मतलब कि ये सब बाहर निकलेगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा? √3 k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो आपका ये बनेगा बेटा f। ये क्या है बेटा? ये इसका रिजल्टेंट आ गया। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को, है ना, मैंने क्या किया, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज़ बोलिए, मैंने क्या किया, समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं बताता हूँ, ठीक है। आइडिया लगा क्या? लग गया आइडिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है बेटा फोर्स, जो कि आपका क्या आएगा बेटा? √3 टाइम्स k q स्क्वायर बाई 1 की पावर 2। तो ये किसके ऊपर फोर्स आया बेटा? इसके ऊपर, मतलब ये q के ऊपर आया, तो इसके ऊपर भी सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्योंकि इसके ऊपर जैसे एक प्लस ने और माइनस लगा, तो इसके ऊपर भी एक प्लस और एक माइनस लगाएगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ अब बदलाव किस में आएगा बेटा? इस वाले में आएगा। तो इसका सवाल अगले में करते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ में आ गया होगा। अब अगले आपके
पेज पे करते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, अब सवाल ये था कि अब हमारा यहाँ पे माइनस क्यू बैठा हुआ है, ठीक है, और इधर पे सर एक क्यू था और यहाँ पे सर एक क्यू था, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा कि इसके ऊपर जो दोनों के दोनों फोर्स लगेंगे बेटा, वो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होंगे ना। एक इसको इधर खींचेगा, एक इसको इधर खींचेगा। मतलब मान लो कि ये F1 फोर्स इसको इधर खींच रहा है, F2 फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। तो हमने कहा सर ये F1 है, सर ये F2 है, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा ना बेटा F। और यहाँ पे एंगल कितना होगा F1 F2 के बीच में, क्या बात है, ये 60 डिग्री होगा ना बेटा। तो मुझे एक बात बताइए, अब F1 निकालेंगे और F2 निकालेंगे। अब आपको एक बात समझना होगा, F1 और F2 तो बराबर ही आएगा ना, क्योंकि Q और माइनस Q के बीच में जितना फोर्स है, इस Q और इस माइनस Q के बीच में उतना ही फोर्स होगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कह सकता हूँ बेटा, F1 इक्वल्स टू F2 बोल सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू K माइनस K Q स्क्वायर बाई ये A था ना, तो A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये Q है, ठीक है। आपका कंडीशन ये आएगा F1 F2 तो यही आने वाला है सर मेरा, है ना। F1 F2 तो सेम यही आएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो फोर्स है, इसके और इसके बीच में जो फोर्स है वो सेम ही है और सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। तो ये F1 F2 बराबर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या कहा बेटा, आपने F निकाला, तो F कैसे आएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर। तो F1 स्क्वायर क्या होगा बेटा, K स्क्वायर Q टू द पावर 4 बाई A टू द पावर 4, ठीक है। ध्यान देना बेटा, प्लस फिर से वही K स्क्वायर Q टू द पावर 4 बाई A टू द पावर 4। अरे यार मेरा बार बार ना ये इसको ज़्यादा लंबा खींच देता हूँ, ये Q की तरह ही लग रहा है ना एकदम। हाँ देखिए बेटा, ठीक है, अब सही है ना, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए बेटा, अब प्लस 2 इंटू कर दिया आपने बेटा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, और वो फिर से क्या बनेगा बेटा, K स्क्वायर Q की पावर 4 बाई A की पावर 4 इंटू कॉस कितना आएगा बेटा, 60 डिग्री है ना। कॉस 60 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका 1/2 कंडीशन है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, F इक्वल्स टू आपका जो कंडीशन बन के आ रहा है 1/2, फिर से वही सेम चीज बन के आ रही है बेटा, अंडर रूट 3 K Q स्क्वायर बाई A की पावर स्क्वायर A की स्क्वायर, ठीक है। यही बन के आएगा ना, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी ये सब कॉमन है, कॉमन आप निकालो, यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 2 से 2 कट के फिर से 1 ही बचेगा, तो आपको ये कंडीशन आ गई। तो मतलब तीनों की मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेटा सेम है, तीनों के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है बेटा, सेम। बदलाव किस में, तो हमने कहा डायरेक्शन में। मतलब दो जो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले जो आपके जो पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन थी बेटा, दोनों में फोर्स ट्रायंगल के बाहर लगा है, जबकि आपके नेगेटिव साइन वाले का जो फोर्स है बेटा ट्रायंगल के अंदर लगा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने फोर्स तो तीनों पे निकाल दिया कि सर मेरा जो दोनों Q प्लस Q चार्ज है उस पे जो मेरी फोर्स है बेटा वो भी इतनी ही है, और सर जो मेरा माइनस Q चार्ज पे फोर्स लगा है सर वो मेरा इतना है, √3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। एक बार चेक भी कर लेता है ना, शायद हमने गलत तो नहीं निकाल दिया है नहीं। तो ये देखिए बेटा, आपका जो आंसर यहाँ इन्होंने बस एक बात का ध्यान रखना, इन्होंने साइड को L ले रखा है, ठीक है। देखिए बेटा, तो हमने वो लगाया, हाँ ये देखिए बेटा, इन्होंने डायरेक्शन वगैरह लगा दिया है ना, ठीक है। और देखिए √2 टाइम्स F आ रहा है, ठीक है, √3 टाइम्स सॉरी F, तो हमने भी वही निकाला सर, √3 टाइम F ही तो हमारा है ना। बस हमने क्या किया बेटा, F की जगह हमने K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब सब चीज सेम ही आ रहा है। बस इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, इन्होंने बस इतना यहाँ पे लिख दिया है कि डायरेक्शन जो है बेटा सबका अलग अलग है, जैसे AC के अलॉन्ग है, BC के अलॉन्ग है, ठीक है, इसके लिए आपका इनटू द ट्रायंगल है। तो ये जो है बेटा सब चीज यहाँ पर आपका बेसिकली जो किया जा रहा है वो यही है कि डायरेक्शन सिर्फ इसको बदल रहा है, बाकी सब कुछ इसका सेम ही है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड तीनों का क्या है बेटा, सेम ही है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया क्या करना है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, फोर्स अगर निकाल रहे हो आप कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए, तो क्या करोगे बेटा, वेक्टर लॉ वहां पे लगाओगे। वेक्टर लॉ में कोई भी दिक्कत है बेटा आप लोग प्लीज मुझे बोलिएगा, तो मैं कभी टाइम निकाल के आपको वेक्टर वगैरह समझा दूंगा। कोई अगर दिक्कत है आपको, है ना, कि सर मुझे थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ में प्रॉब्लम है सर, या फिर मुझे कुछ है, तो मैं एक दिन अरेंज कर दूंगा। इस संडे को तो शायद नहीं हो पाएगा, बट अगले संडे को या किसी भी दिन को अगर आप कहते हो कि सर थोड़ा सा बता दो, स्कूल शुरू होने से पहले एक बार हमें समझ में आ जाता तो अच्छा रहता है ना, क्योंकि स्कूल के टीचर तो एकदम रॉकेट साइंस की तरह पढ़ाते हैं, सर के ऊपर से निकल जाता है। तो प्लीज़ तब अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा वेक्टर का जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एल्स आप आके 11 की क्लास में बैठ सकते हो, 11 की जो वेक्टर की जब क्लास चलेगी आप आगे बैठ जाना, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि तब भी मैं कंप्लीटली समझाऊंगा ही उसका, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। अभी देखिए बेटा, हाँ बोलिए, वो उधर ऊपर वाले में √3 का किस वाले में बेटा, F सिर्फ फोर्स है ना, मतलब √3 का है उसमें, तो सेम है। कौन सा वाला बेटा, ये वाला क्या, वो F2 और F1 का जो फोर्स कहाँ पर, ये इसके लिए बोल रहे हैं ना, नहीं, फोर्स जो निकला है यहाँ पे ना, ओ इन्होंने यहाँ पे √3 वाला कंडीशन अप्लाई नहीं किया, देखिए ना ऐसे यहाँ पे देखिए बेटा, इन्होंने यहाँ पे लिखना है शायद ये कुछ मिस्टेक हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपका यहाँ पे √3 आना चाहिए, ठीक है ना।
और वैसे अगर देखा जाए तो अलोंग दैट आप देखें यहाँ पे तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो आपका -1/2। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव, एक मिनट, एक ही लाइन नेगेटिव आ जाएगी एफ cos 120 आपका -1/2 हुआ है, ठीक है, और 2f बनेगा और यहाँ पे 2f², ठीक है। तो आपका f² अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे तो ये ना बचेगा अगर f² कॉमन बचता है। ये तो यूनिट वेक्टर है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - 1 बचेगा क्या, है क्या? ओह एक मिनट, हाँ, तो क्या किया है, पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया, f² कॉमन निकला, तो 2 + 2 -1/2 और f बाहर आया। इन दोनों के स्क्वायर कर दो। इसको अलग किया है, उसको अलग किया और इसके साथ उसको लिया ना, बेसिकली ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, ओह मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये बेसिकली ये आपका ये ऐसा है, ये आपका 2 × -1/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाता है, ये 2 - 1 हुआ है, तो ये f बच रहा है। ओह ओ, तो मतलब इन्होंने इसका नेगेटिव को कंसिडर नहीं किया। एक मिनट, अगर देखें फोर्स अगर निकालें, अगर इससे इसके बीच में फोर्स निकालते हैं तो ये क्या आना चाहिए, -kq²/L², इन्होंने जैसे लिया है L², ये आना चाहिए, ठीक है बेटा। और अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका जो इससे और इसके बीच में जो फोर्स है बेटा, ये चलो मान लो इसको F2 मान लिया, इसको F1 मान लिया, और ये आएगा बेटा kq²/L², ठीक है। अगर आप इसको करेंगे स्क्वायर तो ये बनेगा kq²/L² इंटू, सॉरी ये 4 और ये 4 था, प्लस ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। और यहाँ पे आपके पास हमने फॉर्मूला तो सही लगाया ना, फॉर्मूला तो सही है अपना, +2f1f। कॉमन ना लेके डायरेक्टली कर दिया क्या, पर हमने कॉमन तो निकाला ही है, उससे कॉमन निकालने के बाद वैसे 2 काट दिया था, हमें डायरेक्ट काट दिया था क्या, एक और पीछे का देखिए तो है ना, ओके एक मिनट ना, क्वेश्चन में तीनों चार्ज पॉजिटिव दिए, नहीं तो नेगेटिव है ना, ये था ये हमने किया ना, वो वाला क्वेश्चन देखो ना, उसमें तीनों पॉजिटिव। नहीं बीच वाला नहीं है ना, नेगेटिव है ना, किधर पे है, 21 एग्जांपल और नहीं हम तो ये कर रहे हैं ना, इसका आंसर तो इधर नीचे आएगा ना, यहाँ पे ये इसका आंसर इधर चल रहा था, नहीं हमने सब कुछ सही किया है, कुछ मिस्टेक हो गया जिसके कारण यहाँ पे √3 नहीं आ रहा, मतलब हमने शायद कुछ मिस्टेक किया हो, एक बार इसको चेक कर लेते हैं ना क्या मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन वही है, सेम ही है क्वेश्चन वो, ठीक है, मतलब ये जो हमने लिखा है वही सॉल्व कर रहे हैं। कॉमन कैसे आ जाएगा, 2 आना चाहिए ना, प्लस में है प्लस, ओ हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, नहीं सही है ये नहीं सही है एक्चुअली हमने ना माइनस को उसके साथ, ये माइनस कैसे आया था क्योंकि ये हमारा माइनस था ना, है कि नहीं, ये माइनस था, अलोंग द लाइन हमने लिया था तो इसीलिए कंडीशन ये आ रही है। ओके एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, एक मिस्टेक है बेटा, वो F2 हमने जो लिया है ये माइनस लिया है, ठीक है, ये हमारा माइनस था, ये जो फोर्स आ रहा था बेसिकली ये हमारा माइनस वाला फोर्स था, है ना, और ये हमारा प्लस वाला फोर्स था, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो इस तरफ है, इसीलिए इस चार्ज का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इनफेक्टिव हो जा रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना बेटा, उस कंडीशन पे हम इस माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये माइनस बेसिकली यहाँ पे तो क्या बता रहा है, ये माइनस बेसिकली यहाँ पर आपका डायरेक्शन बता रहा है ना, है कि नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालते वक्त आपका ये माइनस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपका ये 2f² बन रहा है और यहाँ पे cos 120 डिग्री बन जा रही है, जिसके कारण आपका ये 2f² इंटू -1/2 है।
जो कि ये कट जाएगा, तो आपको बच जाता है बेटा 2f² माइनस f² बचता है, इसीलिए आपका ये f² बच रहा है बस। तो मतलब यहाँ पे हुआ जो है बेटा, एक बार फिर से एक बार डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ कंडीशन में। देखिए बेटा, कंडीशन कुछ ऐसा है, ट्राइंगल आपके पास है, यहाँ मैंने माइनस क्यू रखा था, यहाँ आपके पास क्यू था और यहाँ पे आपके पास क्यू था, ठीक है। अब इसकी फोर्स इस तरफ लगी थी, ये F1 फोर्स थी, और इसकी फोर्स आपकी इस तरफ लगी है बेटा, ये F2 फोर्स है। इसका रिजल्टेंट यहाँ पे निकला है, यहाँ पे आपका जो थीटा है बेटा वो कितना है बेटा, 120 डिग्री का है, ठीक है। ये तो एकदम क्लियर है, ये हमारी F है। तो बेसिकली F जो बेटा वो अंडर रूट क्या बनेगा बेटा, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री, ये आपका आएगा, ठीक है। अब ये जो आपका यहाँ पर रिजल्टेंट निकलेगा बेटा, ये रिजल्टेंट के ऊपर इसका डायरेक्शन तो कुछ करने वाला है नहीं ना, क्योंकि ये तो कहीं भी लगाओ, ये कहीं भी लगाओ, हमारा रिजल्टेंट तो अपने डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। अब ये हमारा जो नेगेटिव सिंबल हम जो F2 के लिए देंगे बेटा, F2 हमारे पास क्या है, F2 हमने कहा कि सर ये हमारा हो जाएगा K Q। अब क्योंकि फोर्स इसके और इसके बीच में लगा है, तो हमने Q इंटू माइनस Q किया, अपॉन में क्या होगा बेटा आपका ए लिया था हमने, तो ये a² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका F2 क्या निकल के आ रहा है बेटा, वो निकल के आ रहा है बेटा माइनस KQ² बाई a², समझे ना, ठीक है। अब ये इसके अलोंग डायरेक्शन के हिसाब से ये आपका माइनस है, बट इसकी तो कंप्लीटली होल न्यू डायरेक्शन निकल के आएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको इधर पुट कर दो बेटा, तो आप देखो बेटा कि F जो निकल के आएगी बेटा, अंडर रूट आप जब निकालोगे बेटा F1², तो यहाँ पे जो मेरी F1 निकली थी बेटा, वो इसके और इसके बीच की बात है ना। अब देखिए बेटा, तो आपने यहाँ पे F1 जो निकाला वो क्या है, KQ² बाई आपका a² आया, ठीक है, KQ² बाई a² है, ठीक है। अब कंडीशन अगर आप देखें बेटा, तो यहाँ पे F1 का स्क्वायर करना है आपने, तो आपने K² Q⁴ बाई a⁴ किया, प्लस आपने F2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं यहां पर इसका माइनस कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, K² Q⁴ बाई आपका a⁴ ही मिलेगा, प्लस 2 इंटू F1 F2। तो F1 F2 क्या है बेटा, बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये फिर से क्या बनेगा बेटा आपका K⁴ आपका K² Q⁴ बाई a⁴। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर आपने मैग्नीट्यूड इसका मतलब इसका जो नेगेटिव है साइन उसको क्यों कंसिडर नहीं किया। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन आता है बेटा, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉस ले रखा है, और इस पूरे के पूरे आपके इक्वेशन में जो डायरेक्शन डिफाइन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ यही कर सकता है, जिसको डिफाइन करने के लिए हमने cos 120 डिग्री ले लिया है। तो अगर आप यहाँ पे cos 120 डिग्री को कंसिडर कर रहे हो, तो ये बेसिकली आपके रिजल्टेंट का डायरेक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या बन रहा है बेटा आपका, ये बन जा रहा है अंडर रूट आपका यहाँ पे ये आपका आ गया F² प्लस यहाँ पे आपका ये F², बेसिकली F ही था ना, ठीक है, प्लस आपका ये बनता है 2F² इंटू -1/2। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो बन जाएगा आपका यहाँ पे 2F² माइनस F², तो जो कि आपका F इक्वल्स टू F² अंडर रूट। तो ये आपका फिर यहाँ पे F और जो भी डायरेक्शन है अलोंग दैट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो मतलब ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया लास्ट टाइम बेटा, लास्ट टाइम हमने ये मिस्टेक कर दिया, हमने वहाँ पे ना कॉमन भी ले लिया और साथ में हमने यहाँ पे ना माइनस को वहाँ पे प्लस कर दिया, माइनस लगा दिया, वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर से cos 120 लिया भी था और हमने माइनस भी लगा दिया, तो इसीलिए यहाँ पे वो मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड का है बेटा, थर्ड वाले में तो वही है जो है आपका ना कंडीशन, वही आपकी बन के आती है। तो आपके इसमें और इसमें जो फोर्स निकल के आएगा बेटा वो F निकल के आएगा, जबकि इसमें कितना निकल के आएगा बेटा, √3 टाइम्स। तो मतलब कि यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जो आपका फोर्स है वो ज्यादा एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, ये वाला ना, माइनस वाला एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो माइनस वाला कंडीशन है बेटा, इस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, जबकि ये दोनों आपके थोड़े से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए थोड़ा सा फोर्स अब कम हो जाता है, ठीक है उसमें। ओके चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो स्क्वायर वाला एक बार कर लेते हैं बेटा। स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा, इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो देखिए बेटा ये वाला सवाल है, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा, हमारे पास गिवन है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस है बेटा 16 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 16 माइक्रोकूलम का आपका इक्वल चार्जेस है, जो कि आपके 4 कॉर्नर्स पे रखा गया है बेटा स्क्वायर के, जिसकी साइड आपको दे दी गई है, ठीक है बेटा। साइड कितनी है बेटा 0.2, और चारों के चारों क्या है बेटा, इक्वल चार्जेस है बेटा 16 माइक्रोकूलम के, और सबके सब बेटा पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है बेटा, सबके सब पॉजिटिव चार्जेस है। इस बार भी आपके 5 मार्क्स में ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है, 5 मार्क्स में
ऐसा क्वेश्चन डाला गया था। एंड ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश हो गए इस क्वेश्चन को देख के। पर याद रखना बेटा कि ऐसे क्वेश्चन फिर आपके जेई और नीट के बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। जेई और नीट में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो फिर वो बहुत डेंजर होता है, वो सॉल्व ही नहीं होता, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा 4 पॉइंट चार्जेस हैं, सब 16 माइक्रोकूलम के हैं। आपने रख दिया इसको चारों कॉर्नर्स पर, ठीक है, 4 कॉर्नर्स पर आपने डाल दिया इसको, ठीक है। ये देखिए बेटा, ठीक है, तो आपने रख दिया बेटा इसको ए बी सी और डी पे, और सब में रख दिया बेटा क्यू 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 और क्यू, ठीक है। अब बोला गया कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज पे फोर्स निकालिए, कोई भी एक चार्ज पे फोर्स निकाल के बताइए कितना है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, तो डायग्राम आपका मैं बना ही रहा हूँ, तो मैं चलो इस पे फोर्स निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इस थोड़ा सा सी को हटा देते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं फोर्स निकालूंगा बेटा, इसको भी चलो हटा ही देते थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो अब मान लीजिए कि ये बी यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो वो कहाँ कैसे लगाएगा, नीचे लगाएगा ना, क्योंकि सेम सेम चार्जेस, तो यहीं पे लगाएगा वो। बहुत बढ़िया, तो ये आपका F1 लग गया मान लो, ठीक है। ये चार्ज अगर फोर्स लगाएगा अस्मिता तो कहाँ पे लगाएगा, इधर लगाएगा ना बेटा, तो F2 पे लग गया फोर्स। और ये अगर लगाएगा फोर्स तो वो कहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा ना, ये आपका F3 लगाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, कंडीशन समझ में आ गया। अब ध्यान देना, F2 और F1 का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, वो भी इसी साइड निकलेगा ना। तो मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो F है, तो मतलब कि फाइनली मुझे करना क्या है, मुझे F प्लस F3 ही निकालना है। F प्लस क्या निकालना है बेटा, F3 निकालना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि F3 भी इसी तरफ लगा है और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी तरफ लगा है। तो मतलब मुझे करना क्या है बेटा, मुझे लास्ट में फाइनली F प्लस क्या करना है बेटा, F3 करना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि बेटा कितना मतलब कि वहां पे फोर्स लगा है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा, 0.2 मीटर का इसका साइड दिया है, तो हमें पता है कि इन दोनों का जो आर है वो तो पता चल जाता है बेटा 0.2 मीटर है, ये भी आपका 0.2 मीटर है, ये भी 0.2 मीटर है और ये भी आपका 0.2 मीटर है, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, चलो फटाक से बताओ, किसी को भी नहीं पता। 0.2√2 इतना ही होगा ना। डायगोनल कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना, यहाँ पे 90 बैठा हुआ है बेटा, तो आप पाइथागोरस अगर लगाते हो तो बेटा √2 टाइम्स आपका साइड होता है ना, √2 टाइम्स साइड, ठीक है। तो आपका ये भी डिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको अपना R1 मिल गया, मान लीजिए आपको अपना R2 मिल गया, और मान लीजिए कि ये आपका R3 है, तो मतलब सब कुछ ही मिल गया ना, R1 R2 R3 भी मिल गया। अब फटाफट से आप फोर्स निकाल सकते हो। तो आप बेसिकली एक चीज जानते हो बेटा कि यहाँ पे कि F1 फोर्स जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, F2 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि दोनों सेम ही चार्जेस हैं और यहाँ पे जो Q चार्ज है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो F1 और F2 कितना होगा, ठीक है, तो पहले वो निकालते हैं। तो F1 और F2 हमारा होगा बेटा K Q स्क्वायर बाई R1 या दोनों 0.2 का आप स्क्वायर यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी बन के आ रही है बेटा K Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर, जो कि R आपका 0.2 है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 0.2 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 0.2 है। मैं ये दोनों फोर्स डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का है। तो मैं रिजल्टेंट जब निकालूंगा तो सीधा cos 90 लगा दूंगा ना, cos 90 0 हो जाता है। तो मतलब कि ये जो इनका F वेक्टर निकल के आएगा बेटा वो कितना आएगा बेटा, √F1 का स्क्वायर प्लस सीधा F2 का स्क्वायर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ के आएगा बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसे होता है 90 डिग्री जहाँ भी होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, तो आप क्लियरली देख सकते हो आपकी जो आंसर बन के आएगी बेटा वो क्या आएगी बेटा, वो आपका बन के आएगा √2 टाइम्स ऑफ F बन के आएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे ना बेटा। तो बेसिकली आप इसको 2F1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो ये क्या बनेगा बेटा, आप F1 √2 टाइम्स लिख सकते हो ना। तो F1 की वैल्यू कितनी है, तो ये ना F1 की वैल्यू तो डाल दो बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, आपने कर दिया √2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई 0.2 का आपने स्क्वायर किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते क्योंकि लास्ट में हमें प्लस भी करना है ना, हमें लास्ट में उसके साथ प्लस भी करना है, F3 भी तो निकालना है, ठीक है। तो एक काम कर लो बेटा कि इसको आप सॉल्व कर ले बेटा, तो क्या वैल्यू आएगी, या फिर एक काम करो मत करो यार, ये ना लास्ट में करते हैं एक बार में, है ना, क्योंकि क्यों करना है ना, लास्ट में प्लस करके सीधा एक बार में निकाल देते, ठीक है। चलिए अगला देखिए बेटा, अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, F3 निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा, F3 कैसे निकलेगा बेटा, तो आप जानते हो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है ना, तो कैसे होगा बेटा, तो ये बनेगा बेटा K Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है बेटा 0.2√2 का स्क्वायर, यही बनने वाला है, ठीक है। तो आपका कंडीशन क्या बनेगा बेटा, तो ये बन जाएगा आपका बेटा K Q स्क्वायर बाई 0.2√2, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका 0.04 इंटू 2, तो ये 0.08 बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब लास्ट में करना है क्या बेटा, आपने इसको प्लस करना है, क्या करना है बेटा, प्लस। वैसे अगर मैं देखूँ ना बेटा, तो इसको इवन आप ना इसको ऐसे करो ज़्यादा बेटर रहेगा, पता है, इसको ना आप ना 0.2 का स्क्वायर रखते हुए ना बाहर में 2 रख दो,
ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप कॉमन निकाल पाओगे ना आराम से, कॉमन निकाल के काट वाट पाओगे। ठीक है, कॉमन निकल जाएगा फिर कट जाएगा, जो भी है बेटा है ना, आराम रहेगा आपको। ठीक है, चलिए जो भी है देखिए बेटा क्या अब क्या बन रहा है। अब फाइनली आपको आपका एफ मिल गया, आपका F3 मिल गया। हाँ, अब दोनों को क्या करना है बेटा, प्लस करना है। ठीक है, फाइनली प्लस करोगे तो आपको करना है क्या बेटा, तो एफ टोटल क्या आएगा बेटा, एफ टोटल तो आपका आएगा बेटा एफ प्लस F3। तो आपका एफ क्या था, √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई 0.2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई 0.2 का स्क्वायर इंटू 2। अब कॉमन क्या है दिख रहा है ना, के क्यू स्क्वायर बाई 0.2 का स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, उसको बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, ठीक है, तो क्या बचता है बेटा आपके पास, यहाँ से कॉमन आपने निकाला तो के क्यू स्क्वायर बाई 0.2 का स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2, यही बचेगा ना, है कि नहीं। तो क्या आएगा बेटा ये आपका, तो आप देख सकते हो। अब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी थी, 16 माइक्रो कूलम था ना, 16 नहीं था ना, हाँ तो 16 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दो, नीचे 0.2 × 0.2 कर दो इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 क्या आ रहा है बेटा, 1.9 पूरा सॉल्व करके 1.9 आ रहा है क्या, ऊपर में 3.8 आ रहा है पॉइंट ओ उसको खोल दिया क्या, तो 1.7 3.8 प्लस 3.9 आ रहा है ना। 4 दिया है। अरे ऐसा किया ना, मतलब तुमने इसको 1.73 लिया ना, 1.7 लिया 1.73 लिया, 1.4 क्यों लिया, ओ सॉरी 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 1.4 × 2 कितना होगा बेटा आपका 2.8 होगा, 2.8 3.8 हाँ 3.8 अपॉन 2 1.9 3.8/2, हाँ चलो ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको, तो ये 1.9 आएगा। ठीक है बेटा, सही है। इसको क्या करते हैं, खोल दीजिए तो 9 × 10⁻9 × 16 × 16 -6 है तो -12 बनेगा ना ये, 10⁻12 इंटू 3.8 अपॉन 2 इंटू 0.2 है ना बेटा, तो इसको आप 2 × 2 लिख सकते हो और इंटू 10⁻2 लिख सकते हो, सही है ना, 1 2 3 2 आएगा ना, है कि नहीं, क्योंकि 2 2 तो 8 और दूनी आ गया ना। अब इसको काट दीजिए बेटा, ये कट जाएगा इससे तो कितना आएगा -10, तो क्या है बेटा 9 आया, 2 आया, 16 आया, 3.8 आया, इंटू क्या 10⁻, क्या बन रहा है बेटा आपका -1। ठीक है, तो इसको आप 9 2 38 ही होता है ना, अरे आज मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा 18 × 16 × 3.8, तो इसका 0.0 एक काम करो, इधर 0.4 कर दो, इसको 0.4 कर दो। ठीक है, क्योंकि ना देखो इसका एक पॉइंट आप इधर बढ़ा दो तो 0.38 बन जाता है, वो तो 0.4 हो जाएगा, वो है ना, ज़्यादा इजी रहेगा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ तो क्या आ रहा है, चलो फटाफट से। आज लगता है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, सच बोल रहा हूँ एकदम, कल का टेंशन है ना मुझे। हाँ बेटा 4 का क्यूब है बेटा, क्या 64, 16 चौके 64 ना, 109.44 109.44 आपका कितना आ रहा है, सर 115.2 एस 11.52 देखो, दो बच्चों को क्या 115.2 115.2 आ रहा है ना, दीदी कैलकुलेटर नहीं मारे, वही आ रहा है क्या, चलिए एक बार आंसर चेक कर रहे हैं, आंसर वही है क्या, देख ली थी क्या, 115.2 आएगा, एक पॉइंट है ना, कहा गया, अबे 110 आ रहा है, ये थोड़ा सही आ रहा है, 115 नहीं आ रहा है, ओ नहीं बट पर चिंता मत करो यार, हमने राउंड ऑफ किया यार, हमने राउंड ऑफ किया ना, मतलब सही है 115 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 110.3 है बेटा, ठीक है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई जो किया सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ रहा है बेटा आपका 115.2 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स आपका था। ठीक है, तो ये ठीक है सही है। और इसका डायरेक्शन क्या था बेटा, अलोंग, अब नाम जो लिया है बेटा हमने ना, अब नाम देख लीजिए बेटा, आपने जो नाम लिया है ए, आपने ए बी और ये सी था ना बेटा, तो ये अलोंग ए सी होगा ना, ए सी के अलोंग होगा, तो आप लिख देना अलोंग ए सी लिख देना। ठीक, तो आप आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड
by a charge is 115.2 न्यूटन along AC, ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको स्क्वायर वाला करा दिया, मैंने आपको ट्रायंगल वाला करा दिया, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि ये दोनों ही फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना आपको इसका आइडिया लग गया ना, तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम ही चीज़ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इवन फोर्स से बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसमें एक ही चार्ज होता है, एक ही चार्ज इन्वॉल्व होता है, तो वो उसमें ईजी, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। पोटेंशियल में आर का स्क्वायर हट जाता है तो और छोटा हो जाता है। तो मतलब देख रहे हो ना बेटा, फोर्स समझ लेंगे तो पोटेंशियल और आपका जो ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आज का दूसरा जो मेन टॉपिक है बेटा वो स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है, वो है फील्ड, ठीक है। हम लोग फील्ड समझ सकते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। प्लीज़ घर में क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करें, मैंने बुक डाल दिया है, कोई भी आपका डाउट रहता है प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसमें, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली? इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ चुका है कि क्या है ना। बेसिकली एक ऐसा फील्ड है अराउंड अ चार्ज जहां पे वो अपने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को इफेक्टिवली क्या कर सकता है, एग्जर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? इफेक्टिवली एग्जर्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास ये क्यू चार्ज है और इसकी फील्ड यहां तक से लाई कर रही है, ठीक है। आप देखें ना, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपकी यहाँ पर क्यू चार्ज है बेटा। इस क्यू चार्ज के आसपास आपकी बेटा एक फील्ड बनी हुई है, दिख रहा है ना बेटा, ये क्यू चार्ज है, इसके आसपास एक फील्ड है, ये प्लस चार्ज है बेटा। तो इसके आसपास जो फील्ड बनेगी वो भी क्या बनेगी? प्लस चार्ज की फील्ड बनेगी, ठीक है। ये पूरा देख सकते हैं, प्लस 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 चार्ज का एक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये जो आपकी फील्ड है बेटा, ये जहां तक से होगा वहां तक से ये अपने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को इफेक्टिवली एग्जर्ट कर पाएगा। मतलब इफेक्टिवली ये बता पाएगा कि मैं यहां तक से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता हूं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अगर आगे समझे तो इसका यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या आता है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एग्जर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज बाय स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे आपकी फील्ड रहेगी, आज जब उसको प्लेस करोगे बेटा, तो वहां पर उसके ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। जिससे कि आप ये डिफाइन कर पाओगे कि मतलब कि इतने रेंज तक से बेटा इसकी जो आपका फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी यहां पर ये इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो इफेक्टिव वे में काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि घर में पापा है ना, अब पापा घर में रहते तो है ना, पापा की फील्ड अपनी बनी रहती है ना, तो आप चुपचाप से पढ़ते रहते हो, है कि नहीं। पापा है घर में, है कि नहीं, तो पापा की फील्ड काफी स्ट्रांग है कि नहीं। पापा जैसे घर से निकले, बस पैर पसार के बैठ गए, अरे पापा नहीं है, बस मम्मी बना दो, खाना बना दो, बस खा के सो जाऊंगा मैं। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या है कि पापा जैसे आगे जैसे आप लोग बोलते रहते ना बेटा, क्या ऑरा ऑरा बोलते रहते हो, व्हाटएवर दैट इज लाइक इज जेंजी टर्म इज दैट ना, ऑरा ऑरा माइनस हो गया, ऑरा प्लस, दैट द ऑरा इज दैट इज बेसिकली द फील्ड ऑफ योर्स, कि जो आप बोलोगे कि मेरी ऑरा है यहाँ पे ना, मैं जो चलता होता है ना, लोग मेरे ऊपर फिदा हो जाते हैं, इस सबसे है नहीं, ऑरा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है बेटा ये फील्ड सॉरी, तो फील्ड का जो फॉर्मूला आपका जो निकल के आता है बेटा, वो आपका कुछ इस तरह से देखिए, ये रहा आपका फील्ड का फॉर्मूला। That is electric field of any charge is always equals to force upon the point charge जिस पे फील्ड मतलब जिस पे फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो आप यहां पर मान लीजिए कि एक क्यू चार्ज रखा है, इसकी फील्ड यहां पर है बेटा, इसके अंदर में एक क्यू नॉट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज या आप बोल सकते हो टेस्ट चार्ज है, ठीक है बेटा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है बेटा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज के साथ अगर उस फोर्स को आप जब डिवाइड करोगे तो उससे फील्ड निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा? फील्ड। तो मतलब कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाऊंगा तो वो कैसे होगा बेटा? फोर्स अपॉन द चार्ज जिसके ऊपर में फील्ड एग्जर्ट किया गया है, ठीक है, उसका नहीं जिसका है, जिसके ऊपर किया गया है, जिसके ऊपर असर हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा बेटा? ये आपको कुछ इस तरह से दिखता है। तो बेटा बेसिकली ये दोनों चार्जेस के बीच में जो आपका डिस्टेंस है, मान लीजिए वो आर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स क्या होता है बेटा? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होता है, अपॉन में क्यू नॉट ही बैठा हुआ है ना, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देख सकते हो बेटा ये फोर्स से थोड़ा सा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। सवाल कि सर क्यों यहां पे आपका जो फील्ड होता है उसमें सिर्फ एक ही चार्ज इन्वॉल्व होता है बेटा? क्योंकि वो एक ही चार्ज की प्रॉपर्टी है। हर एक चार्ज की अपनी खुद की इंडिविजुअल फील्ड होती है। आप सबका अपना अपना ऑरा है, पता नहीं जो भी है, ठीक है। तो है ना बेटा कि जो भी है ना, आप लोग अपने आप को है ना आईने में देखते हो, सुंदर लगते होते हैं ना, अपने आप को है ना निहारते हो बहुत है ना देर तक से, लेकिन बाल सवार लेते हो अपने,
है कि नहीं। तो ये चीज वही है बेटा कि आपका यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कंडीशन यही बन के आ रही है बेटा कि यहाँ पे हमेशा एक ही सिंगल चार्ज इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि ये एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। जब भी फोर्स आता है तो बेटा वहां पे दो चार्ज क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली चीज है ना। अगर एक चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके साथ अगर दूसरा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फोर्स कहां से लगेगा। अगर मुझे